सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 2, राइट। जहां पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो कुछ बेसिक प्लेनर ज्योमेट्री थी। प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब होता है ऐसी ज्योमेट्री जिसको मैं एक प्लेन पर ड्रॉ कर सकता हूं, राइट। लाइक कि मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, अगर स्क्वायर ड्रॉ करना है, कोई ट्रायंगल ड्रॉ करना है, या कोई लेट्स से स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ड्रॉ करना है, ये सब प्लेनर फिगर्स हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि सर्कल का एरिया क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल के बाद देखा था स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर क्या होता है, एंड ट्रेपेजियम का एरिया हमने देखा था। तो लेट्स से कि मेरे पास कोई ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम को रिकॉल करते हैं एक बार हम लोग। लेट्स से मेरे पास कोई अगर ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम जानते हो, आपको मैंने इसके पहले वाले में एरिया एंड पेरीमीटर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है, अगर वो पैरेलल हो तो मैं बोल सकता हूं कि वो क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा, सिर्फ और सिर्फ एक साइड, ठीक है। तो लेट्स से दिस वन इज आवर ट्रेपेजियम। और इस ट्रेपेजियम में मैंने देखा था कि अगर दोनों पैरेलल साइड्स का मुझे वैल्यू दिया हुआ, लेट्स से ये पैरेलल साइड का लेंथ ए दिया हुआ है, इस पैरेलल साइड का लेंथ बी दिया हुआ है, और इस पर अगर मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, यानी कि ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स है, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स है। अगर ये मुझे एच दिया हुआ है तो इसका एरिया जो होता था, या लेट्स से ये ए बी सी एंड डी, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो मुझे मिला था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपको मैंने बताया था क्या होता था, ये होता था 1/2, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सा होगा, a प्लस बी इनटू h हो जाएगा, where h is what, h is the distance between both parallel sides। like कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ in another word कि in verbal language I can write कि half of sum of parallel sides, sum of parallel sides into distance between them, into distance बिटवीन देम। देम का मतलब मैंने पैरेलल साइड्स के रिगार्डिंग ही लिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। इस पर बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इसको ट्राई कीजिए एक बार। मैंने आपको दिया हुआ था ये होमवर्क में भी, तो कितने लोगों ने ट्राई किया है? कितने लोगों ने ट्राई किया है इसको? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसका पहले वाले का एरिया फाइंड आउट करने जा रहा हूं, इस फिगर का। तो एरिया होगा इसका, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम विल बी, क्योंकि ट्रेपेजियम है ही तो मैं सिंपली एरिया लिखता हूं, एरिया इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देख रहे हो आप, पहला पैरेलल साइड इसका लेंथ दिया हुआ है 7 एंड इसका लेंथ दिया हुआ है 9, तो मैं लिख सकता हूं 7 + 9, 7 + 9 इनटू इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट दिया हुआ है, 3 यूनिट, तो आई कैन राइट हियर 3। और चूंकि ये सेंटीमीटर में है और एरिया जो स्क्वायर यूनिट में आता है, तो ये कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। दिस विल बी हाफ ऑफ 7 + 9 जो होगा वो 16 हो गया, इंटू 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 से 8 को कैंसिल करो 8 टाइम्स में, तो ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? बहुत अच्छे आदर्श, ग्रेट। और लोग रिप्लाई कीजिए भाई, और लोग दूसरे वाले में देख सकते हो आप, यहाँ पर पैरेलल साइड्स जो है ये दोनों वर्टिकल लाइंस है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों वर्टिकल लाइंस जो है वो आपके पैरेलल साइड्स हुए, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू 6। तो आप यहां से कह सकते हो
कि एरिया इस फिगर का जो आपको मिलना है, एरिया दैट इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 5 हो जाएगा, इनटू ये डिस्टेंस बिटवीन देम जो होगा वो 6 यूनिट का है, तो दिस विल बी हाफ इनटू ये हो गया 15 इनटू ये हो गया 6, और ये भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। सो आप इसको कैंसिल कर सकते हो 3 बार में। सो 45, बहुत शानदार रिप्लाई, ग्रेट, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब आते हैं कभी कभी जनरल, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक, मैं जनरल क्वाड्रिलेटर, अभी तक हमने जो क्वाड्रिलेटर्स का एरिया पढ़ा था, दैट क्वाड्रिलेटर्स आर इन स्पेसिफिक फॉर्म। स्पेसिफिक फॉर्म कैसे हो गया? क्योंकि रेक्टेंगल्स जो हुए, स्क्वायर जो होते थे, वो एक खास तरह के रेक्टेंगल्स होते थे। ठीक है, एक खास तरह का क्वाड्रिलेटरल होता था जो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता था। अब आपको इन जनरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ हो, लेट से मुझे एक क्वाड्रिलेटरल इस फॉर्म में दिया हुआ है, लेट से मुझे एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ऐसे, एंड इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, अच्छा छोड़ो, ऐसे इस तरह का मान लीजिए एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, लेट से दिस वन इज ए बी सी डी, इस तरह का आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। और इस क्वाड्रिलेटरल में सपोज करो कि इस साइड डी सी, यानी ये एक डायगोनल आपको दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ मैंने मान लिया कि इसका लेंथ जो है, चाहे अभी बीडी ही छोड़ दीजिए, और यहां से एक परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, इस परपेंडिकुलर हाइट का लेंथ दिया हुआ है आपको, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला गया है, और यहां से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला गया है, राइट। इस परपेंडिकुलर ड्रॉप का जो हाइट है वो h1 है, इस परपेंडिकुलर ड्रॉप का हाइट जो है h2 है, ठीक है। और यहां पर BD का लेंथ दिया हुआ है, लेट से BD का लेंथ मैंने मान लिया है कि वो कितना है, B यूनिट है। BD का लेंथ कुछ दिया होगा, मैंने मान लिया कि अभी B यूनिट्स दिया हुआ है। बात आया समझ में क्या? B यूनिट्स दिया हुआ है। अब मुझे अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD चाहिए, ABCD, तो आप देख रहे हो कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन BD। BD ने इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया, दो ट्रायंगल्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर दूं, देख लो, एक ट्रायंगल का एरिया ABD होगा और दूसरे ट्रायंगल का एरिया BCD। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या मुझे इस टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा? इस बात से कितने लोग एग्री कर रहे हो कि अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है तो आई कैन राइट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। इस बात से कितने लोग एग्री कर रहे हैं बताइए? बोल नहीं पा रहे हो भाई तुम लोग? बताइए सभी लोग, चैट बॉक्स में यस लिखिए या नो लिखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो नो लिखिए, ठीक है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। कैफ तुम्हारा ही सिर्फ रिप्लाई आ रहा है और अंकित आनंद ने कर दिया है, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे। अब देखिए आपको ट्रायंगल्स का एरिया पढ़ाया गया है। ट्रायंगल का एरिया मैंने बोला कि अगर बेस दिया हुआ है और उस बेस पर अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया हुआ है तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। सो मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट पेज में कि मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो मिलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का ट्रायंगल का एरिया मैं देख सकता हूं हाफ। देखो
ये जो परपेंडिकुलर है वो बीडी पर ड्रॉप किया है, तो बीडी यहां पर बेस हो गया और परपेंडिकुलर हाइट जो हो गया वो h1 हो गया। तो हाफ बीडी इंटू एच लिख सकते हैं क्या, h1 हाफ, यहां पर बेस आपको बीडी मिल गया इंटू परपेंडिकुलर हाइट h1 मिल गया, am I राइट? प्लस दूसरा वाला ट्रायंगल ये बीसीडी का जो होगा एरिया वो क्या होगा, बेस इसके लिए भी बीडी है और H2 जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप नीचे से ऊपर की ओर डाला गया है, ये बात ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर हमेशा ऊपर से नीचे डाला जाएगा, ठीक है, नीचे से भी ऊपर डाला जा सकता है। सो मैंने यहां पर H2 परपेंडिकुलर यानी कि H2 परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। सो इसके लिए भी बेस बीडी ही है, तो इसका मैं हाफ बेस बीडी लिख सकता हूं, बीडी इनटू इसमें परपेंडिकुलर हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, H2। बात आया समझ में? ठीक है, यहां बीडी को मैंने बी माना हुआ है तो हाफ, ये मुझे मिल जाएगा बी इंटू H1। इंटू इंटू ये क्या हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा इंटू H2। ठीक है, ये जो भी एरिया आएगा देखो हाफ बी दोनों तरफ कॉमन है, तो हाफ इंटू बी को कॉमन निकाल लिया हमने, आपको क्या मिल जाएगा H1 प्लस H2, यानी कि कॉमन बेस रहेगा तो ये हाफ इंटू कॉमन बेस H1 प्लस H2। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप ये देख सकते हो कि यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ किया गया है, क्वाड्रिलेटरल्स पी क्यू आर एस है इस वाले फिगर में। इस क्वाड्रिलेटर में पी क्यू आर एस एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, देखिए यहां पर एसक्यू डायगोनल को ज्वाइन किया गया है जिस पर दो परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉप किया है। एक परपेंडिकुलर का हाइट है 2.5 और दूसरे परपेंडिकुलर का हाइट है कितना, 1.5। तो आई कैन राइट कि एरिया ऑफ, सभी लोग निकालना शुरू कीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये जो आपको मिलेगा ये मिलेगा एरिया को हम देखो ऐसे लिखते हैं, ए आर लगा के और ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, ए आर लगा के ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए। ट्रायंगल का नाम क्या होगा, पहला होगा क्यू आर एस, ध्यान दीजिए क्या होगा, क्यू आर एस, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। हाउ कैन वी रीड इट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, एक बार बोल के अपने पास देख लीजिए। सिमिलरली दूसरा वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल मिलेगा उसको बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीएस। क्यूपीएस आप चाहो तो दूसरा नाम भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीएस। ठीक है, अब यहां पे आप बोल सकते हो दिस विल बी हाफ इनटू इसका जो बेस होगा, क्यू आर एस का जो बेस होगा, बेस आप देख सकते हो क्यू एस होगा, बेस कितना होगा क्यू इंटू एस, और परपेंडिकुलर हाइट यहां पे 2.5 है ऊपर वाले में, ठीक है, प्लस यहां पे भी हाफ, इसमें भी बेस आपका क्यू इंटू एस ही है, यहां पे परपेंडिकुलर हाइट 1.5 सेंटीमीटर का है, हाफ क्यूएस दोनों तरफ है तो कॉमन निकाल लिया, एकदम पिछले वाले मेरे डायग्राम की तरह ही है ये, इनटू यहाँ पे 2.5 मिला है, प्लस का साइन हुआ है 1.5 मिला है, राइट। अब मुझे ये मिल गया हाफ, देखिए क्यूएस की वैल्यू कितनी है, वही क्यूएस मुझे दिया हुआ है 5.5, क्यूएस कितना दिया हुआ है 5.5 इनटू ये वाला वैल्यू हो गया 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 से इसको 2 टाइम्स में कटा दोगे और 5.5 का दोगुना कितना होता है, 11 होता है, दिस विल बी 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। किसी को कोई समस्या? बहुत शानदार, सब लोगों ने सही आंसर भी किया है, ग्रेट, ग्रेट वर्क गाइस, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, किसी एक फिगर का आंसर जल्दी से हम मुझे फाइंड आउट करके बता दीजिए, एक फिगर का आंसर मुझे करके बता दीजिए।
गर्ल्स में किसी ने ज्वाइन नहीं किया है ना, तो काफी रेगुलर हो रहा है। जल्दी कीजिए। बहुत अच्छे। कैफ अली का आंसर आ गया है और रुपेश का भी आंसर आ गया है। ग्रेट, बहुत ही शानदार। तो आई थिंक सबके आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी करेक्ट, इट विल बी करेक्ट। सो मैं देख लेता हूँ हाफ, ये कितना होगा हाफ, दोनों परपेंडिकुलर हाइट ऐड हो जाएंगे तो ये 8 हो गया, 8 6, हाँ 24 आना चाहिए पहले का। तो पहले का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मैं दूसरे वाले को भी कर लेता हूं। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, दूसरे वाले में आप देख सकते हो दूसरा वाला जो है एक रोम्बस है। क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस का एरिया आप ऐसे निकाल लीजिए पहले। तो आप जानते हो कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो मुझे लेंथ मिला है BD, इसका नाम पहले रख देते हैं, नाम रख ABC। ये 21 किसका किसका आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो, या मैं एक रोम्बस का आपको फॉर्मूला बता देता हूं। रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ये एक अलग से भी पढ़ लीजिए। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, रोम्बस, ये हाफ D1 इंटू D2, D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, आप आसानी से देख भी सकते हो कि यहां पर ये इसका हाइट 3 यूनिट हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला 3 यूनिट उधर हो जाएगा और 3 यूनिट इधर हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर भी होगा क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने के बाद ये देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा हाफ 7 इंटू 3, प्लस नीचे वाले का मेरी एरिया मिल जाएगा हाफ 7 इंटू 3। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ कितना 7 इंटू 3 मिल गया। तो ये कितना हो जाएगा 20, कितना, नहीं हाफ हाफ तो 1 हो जाएगा ना, 1 टाइम्स ऑफ 7 इंटू 3, 1 टाइम्स ऑफ 7 इंटू 3, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये दूसरे वाले का एरिया भी मिल गया। तो दूसरे वाले का एरिया आएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना मिलेगा, कितने लोग निकाल लिए, बहुत अच्छे। ये पैरेललोग्राम है, क्या है, एक तरह से पैरेललोग्राम है। आप ऊपर वाले का एरिया निकाल के उसका दोगुना कर देना, नीचे वाले को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नीचे आप देख सकते हो पैरेललोग्राम कैसे मुझे पता चला, इसका अपोजिट साइड इक्वल है। देखिए ये और ये, तो मैंने बताया था आपको कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, या दो टू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में भी डिवाइड करता है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, जो आएगा उतना एरिया भी नीचे का आएगा, या उसका दुगना कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले का एरिया कितना आएगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, 8 यूनिट ऊपर का आएगा और 8 यूनिट नीचे का, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपको इसका एरिया मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट हम पॉलीगन्स के लिए भी यूज करेंगे। लेट से मैंने दो फिगर लिया है, दिस इज आवर फिगर नंबर 1।
एंड ये फिगर नंबर 2 है। यहां पे देख रहे हो, अगर इस पहले पॉलीगन का एरिया निकालना है तो मैं जितने भी सेपरेटली ट्रायंगल्स बने हुए उन सबका एरिया निकाल लेता हूं। तो देख सकते हो मैं इस पॉलीगन का एरिया देखो यहां पर, ये मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ दिस पॉलीगन फॉर फिगर 1 मैं किसके लिए कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, फॉर 1 के लिए कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ दिस पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन जो मुझे मिलेगा, एरिया ऑफ पॉलीगन जो होगा वो मुझे मिलेगा एरिया, पहले कौन कौन सा एरिया ऐड होगा मैं आपको वो बता दे रहा हूं। तो पहले में मुझे एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल है, ऊपर ऊपर ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा होगा आपको, ए बी सी, प्लस उसके बाद नीचे वाला ट्रायंगल ए सी डी का एरिया जोड़ दीजिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, एंड प्लस उसके बाद कौन सा, यानी कि आपने इतने का एरिया आप निकाल लिया, इसका एरिया आपने ज्वाइन कर लिया, इसका एरिया आपने ले लिया, ठीक है, फिर आपने इसका एरिया ले लीजिए, ले लिया आपने एसीडी। अब आपको बस नीचे वाला एरिया बचा है। अगर मैं ये भी एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं, ये वाला एरिया, तो मुझे पूरे इस पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा। तो कौन सा एरिया बचा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी। इसमें किसको डाउट है, जिसको डाउट है वो अनम्यूट करके बोल सकता है भाई। एनीवन, क्लियर है ना यहाँ पर, आगे बढ़ जाए। यस सर। ग्रेट। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा। तो एबीसी पर देख रहे हो आप, H1 ड्रॉप किया हुआ है परपेंडिकुलर, एंड दिस H1 परपेंडिकुलर विल बी ड्रॉप एट द बेस लाइन AC। तो बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो आई कैन राइट कि दिस इज हाफ, बेस क्या हो गया AC, इंटू परपेंडिकुलर हो गया H1 प्लस, सिमिलरली मैं ACD की बात करता हूं, तो ये जो H2 परपेंडिकुलर है वो AD पर ड्रॉप किया गया है। तो आई कैन राइट हाफ परपेंडिकुलर AD, बेस AD इंटू परपेंडिकुलर H2, एंड प्लस नीचे वाले के लिए AD मेरा क्या हो जाएगा, AD इसके लिए भी बेस होगा, इसके लिए भी AD बेस होगा, और H3 परपेंडिकुलर होगा, तो हाफ AD इंटू H3। ठीक है, किसी को कोई समस्या? और अगर समस्या नहीं है तो सेकंड वाले फिगर का मुझे एरिया लिख के बताइए कि क्या होगा, उसका फॉर्म लिखकर बताइए, एरिया का फॉर्म किस फॉर्म में एरिया होगा। ठीक है भाई, S3 थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं। चलिए जल्दी से कीजिए सब लोग, इस वाले का एरिया मुझे लिख के बताइए। या घर पे लिख लीजिएगा। इसमें देखिए ये वाला, इसमें क्या क्या करोगे, इसके लिए बेस क्या होगा, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो होगा हाफ, इसके लिए बेस होगा AF, एंड परपेंडिकुलर होगा कौन, BF, प्लस ये ट्रेपेजियम है गाइस, ध्यान रहे ये क्या है, ट्रेपेजियम है। इसमें क्या बोलोगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड में क्या है, BF एंड CG, BF प्लस CG। हम जो जानते हैं उसी के हेल्प से करेंगे, इंटू यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, F इंटू जी है, क्या है, F इंटू जी, और प्लस यहां पर ये वाला ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस कितना है, बेस है GD इंटू परपेंडिकुलर है CG प्लस नीचे वाले के लिए हाफ, बेस इसके लिए है AD
एंड परपेंडिकुलर है h। क्लियर है क्या सबको? ये दूसरे वाले का हो गया, तो घर पे अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 11.2 में अपने डाउट्स बताना शुरू कर दीजिए। 11.2 में जो जो डाउट्स है आपको, जस्ट शेयर योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। मैंने इधर लिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है, इधर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक है, इधर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक है। जितने भी क्वेश्चन है मैंने लिए हुए हैं। चलिए जल्दी से 1 से 11 तक में जो भी डाउट्स है, राइट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। जल्दी से लिखना शुरू कीजिए। अब मुझे लगने लगा कि किसी ने सॉल्व नहीं किया है। एम आई राइट? कितने लोग सॉल्व किए हो? तब तक तुम लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखो, या नहीं बनाए हो तो पहला वाला बनाओ। अभी मैं थोड़ा पानी पे के आता हूं, ठीक है? ऋषभ राज का डाउट आ गया है। सॉल्व किए हो ऋषभ? अनम्यूट करके बोल सकते हो। ये सदस्यों की संख्या कम होते जा रही है भाई, क्या बात है? कुछ दिक्कत है क्या तुम लोग को? नो सर। तो ये लोग क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ दिक्कत है तो? और दो लोग तो, आर्यन जायसवाल, आर्यन, आर्यन, ये लोग सिर्फ ज्वाइन कर लिए हैं और अपने आप को ये स्पीकर ऑन ही नहीं किए हैं। दो लोग, आर्यन एंड ऋषभ। आर्यन, तुमको मैं निकाल रहा हूं। सचिन, तुम लोग स्पीकर के साथ ज्वाइन ही नहीं किए हो भाई। आर्यन एंड ऋषभ, चलिए दो लोग को तो मैंने ही निकाल दिया। ज्वाइन करना है तो स्पीकर के साथ ज्वाइन कीजिए, ठीक है? एनसीईआरटी का बुक नहीं तो बोलना चाहिए था ना। मोबाइल लिए हो, पीडीएफ नहीं तुमको मिल रहा है? मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। गधा, एक भी बार बोला नहीं, लेकिन आपके नोट्स अपलोडेड रहते हैं। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर मैथ्स वाले में जाइए, नोट्स मिल जाएगा आपको। आपको पता चल जाएगा कि होमवर्क क्या रहता है। लास्ट में मैंने होमवर्क लिखा हुआ था नोट्स में। पढ़ना होगा तब तो तुम लोग पढ़ोगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, 7 एंड 8 बता दे रहा हूं मैं। 7 एंड 8, 7 ये है,
एंड ये 8 तक है, ठीक है, 8 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। कह रहा है कि कोई फ्लोर है, फ्लोर कैसा है देख लेते हैं। विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर दिस एंड दिस इन लेंथ। कह रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज, सॉरी 4 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कोई रोम्बस टाइप का इस तरह का कोई क्या है फ्लोर है किसी बिल्डिंग का फ्लोर जो है वो इस टाइप का है। किसी बिल्डिंग का फ्लोर इस टाइप का है, ठीक है। और मुझे इसमें टाइल्स लगाना है, इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं, एक डायगोनल है दिस वन और दूसरा डायगोनल है दिस वन, ठीक। एक डायगोनल का लेंथ में मान लेता हूं, यदि मानना क्या है इट्स डायगोनल, अच्छा अच्छा अच्छा, ये फ्लोर का नहीं, सॉरी सॉरी, ये फ्लोर का नहीं दिया हुआ है, वेट। फ्लोर किसी भी तरह का है, जो टाइल्स है, टाइल्स का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ टाइल्स, क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ टाइल्स दिया हुआ आपको 3000। एक टाइल्स जो है, यहाँ पे 3000 टाइल्स लगाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइल्स का डायमेंशन जो है, यानी कि एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया क्या है मैं वो निकाल लेता हूं, ठीक है। तो टाइल्स आपका दिया हुआ है कि रोम्बस टाइप का इस तरह का कोई टाइल्स है, ठीक है, इस तरह का टाइल्स है आपके पास। और टाइल्स का डायगोनल दिया हुआ है, इस टाइल्स का डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल है कितना, एक डायगोनल है मेरे पास, एक डायगोनल है मेरे पास 45 सेंटीमीटर का, और दूसरा डायगोनल ये ब्लू कलर से मैं दिखा दे रहा हूं, ये है मेरे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेट्स से दिस वन इज 45 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 30 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ वन टाइल जो होगा वो क्या होता है, हाफ, ये रोम्बस टाइप का है तो हाफ d1 इंटू d2 से निकाल लेंगे। अभी हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखा था, तो हाफ d1 का वैल्यू कितना है, d1 है मान ली, एक 30 हो गया तो दूसरा 45 हो गया, ठीक है। तो ये आपको 15 हो गया, 15 और 45 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 15 75 के 5 हाथ में लगा 7, 60 और 7 67, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल्स का एरिया है। एक टाइल का एरिया कितना है, इतना। अब देखो एक टाइल का एरिया कितना है, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने टोटल 3000 टाइल्स लगाए हैं, ठीक है। और कहां लगाया है 3000 टाइल्स, एक फ्लोर में लगाया है। तो फ्लोर का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ फ्लोर जो होगा, एरिया ऑफ फ्लोर जो होगा, ये होगा एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इनटू नंबर ऑफ टाइल्स, इनटू नंबर ऑफ टाइल्स। यहां पे अपने 3000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3000 इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन करके बताइए ये कितना हो गया, ये 25 15 5 हाथ में लगा, एक 21 और एक 22 का 2 हाथ में लगेगा 2, 18 और 2 20,
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आपको मिलेगा। ये फ्लोर का एरिया हो गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो मुझे 10,000 से, देखो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलिए, तो कितने से करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है तो 1/100 इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोल सकता हूं कि यही एरिया आपको मिलने वाला है। एरिया ऑफ फ्लोर जो हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर जो हो जाएगा वो मुझे मिलेगा 20/25 और 3 जीरो इंटू 1/10,000। इतना क्या मिल गया आपको, मीटर का स्क्वायर मिल जाएगा, मीटर का स्क्वायर। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल होगा, 3 जीरो और 1 जीरो इधर लगा दिए तो 202.5 मीटर स्क्वायर का एरिया आपको लगा हुआ है। अब यहाँ पे टाइल का कॉस्ट देखिए, कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में जो टाइल्स का खर्चा है वो 4 रुपया है। तो आपको 202 पॉइंट यानी 250 मीटर स्क्वायर का एरिया। तो टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल कॉस्ट जो होगा वो मिलेगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया, एरिया इनटू रेट ऑफ, रेट ऑफ, रेट ऑफ टाइल्स, रेट ऑफ टाइल्स। टोटल एरिया मुझे मिल गया है 202.5 इंटू 4 मीटर पर स्क्वायर से, 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर से यहाँ पे आपने टाइल्स लगाया है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 10 के जीरो हाथ में लगेगा 2, 8 और 2 10 का जीरो हाथ में लगेगा 1, तो 10 का 10, 4 दूनी 8, 810 आया हुआ है। बहुत शानदार, ग्रेट। एक दो लोगों ने रिप्लाई भी किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे फिगर भी आई थिंक दिया हुआ है, कह रहा है उसी का फिगर दिया हुआ है क्या, कह रहे कि मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। कह रहे कि मोहन चाहता है कि एक ट्रेपेजियम के आकार का फील्ड वो क्या करे, खरीदे। इट्स साइड along the river, along the river is parallel to and twice the side along the road। कह रहा है कि इट्स साइड, इसका जो साइड है जो रोड की तरफ है, रोड की तरफ है और रोड के ही पैरेलल में है, रोड की तरफ है, रोड के पैरेलल ही है। उसमें कह रहा है कि उसका जो एक साइड है उसका अदर साइड जो है रोड वाले साइड का दोगुना है, ठीक है, एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड, दिस फील्ड इज इतना, एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along river। मुझे ये वाला निकालना है। तो आसानी से निकाल सकते हो भाई, आसानी से निकाल सकते हो आप बोल सकते हो कि मैं एक एक जो साइड है ए है और ये साइड, तो ध्यान दीजिए ये वाला साइड 2a हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोड वाले साइड का दोगुना है, तो अगर वो वाला ए है तो ये वाला 2a हो गया। तो मैंने अभी तक पढ़ा है, अभी तक भी एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हुआ है, या जो मैं जानता हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स sum of parallel sides into distance between them। देम किसके लिए आया है, पैरेलल साइड्स के लिए आया है, ठीक है। तो दिस विल बी हाफ, एक साइड लेंथ ए यूनिट का हो गया तो दूसरा वाला 2a यूनिट का हो गया है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना दिया हुआ है, 100, हाँ 100 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, 100, ये आपको 100 दिया हुआ है।
और इस साइड जो आपको एरिया दिया हुआ है वो 10,500 दिया हुआ है, 10,500। तो आप देखोगे कि टू ये जो इधर क्या कर लीजिए, पहले आप दो इधर मल्टीप्लीकेशन में कर लीजिए, 100 को डिवीजन में कर लीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे ये आपको मिलेगा 10500। ये 2 इस साइड डिवीजन में, इस साइड आया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे a प्लस 2a 3a हो गया इंटू 100। तो यहां से a की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, तो a की वैल्यू निकालने के लिए बाकी जो बचा हुआ टर्म है वो इस साइड आके डिवीजन में हो जाएगा। तो डिवीजन में हो गया 3 इंटू 100 हो गया, ये 100 से 100 कैंसिल, ये कितना होगा 35 टाइम्स में होगा, ये a का वैल्यू मिला है। सो आप बोल सकते हो कि a की जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू वो 70 सेंटीमीटर का होगा, a जो है 70 सेंटीमीटर का होगा। और दूसरा b जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ a का दोगुना था, तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर। अंकित गलत आया है, दूसरा वाला 2a होगा ना, एक तो 35 आया a का वैल्यू, दूसरा 2a है तो इसका दुगना हो गया ना। ठीक है, टाइम है क्या हमारे पास? हाँ अभी तो है हमारे पास टाइम। 7 और 8 में ही डाउट आया था। अब देखिए कुछ सॉलिड शेप्स का डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ सॉलिड शेप का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आप जिस कमरे में हो वो कमरा या तो क्यूबिक हो सकता है या क्यूबॉइडल हो सकता है। क्यूबिक और क्यूबॉइडल में क्या है, इसमें देखिए कुछ ऐसा होता है कि जो घर होता है वो आपका मतलब पहले आपको ये समझना होगा कि 3D शेप किसको बोलते हैं। 3D 3D शेप या शेप्स, या कुछ लोग इसको सॉलिड शेप भी बोलेंगे। सॉलिड शेप किसको बोलेंगे, कौन अनम्यूट करके बता सकता है? कौन बताएगा, हैंड रेज करो। बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग? हाँ आदर्श बताओ तो। अच्छा, नेटवर्क सही नहीं है तुम्हारा तो। और कोई? अंकित तुम बताओगे? अंकित आनंद? नहीं बताएगा लग रहा है। कैफ तुम? यस सर। हाँ बताओ तो, किसको बोलते हैं सॉलिड शेप? क्यूबॉइड को भी वो सॉलिड शेप बोलते हैं। मतलब सॉलिड शेप, शेप क्यूबॉइड ही थोड़ी होता है, बहुत सारे शेप्स होते हैं क्यूबॉइडल टाइप का, लेकिन बोलते किसको है? नहीं मालूम सर। ठीक है, म्यूट कर लो। देखिए दो शेप्स या दो ज्योमेट्रीज, ठीक है, दोज ज्योमेट्री, दोज ज्योमेट्री, और यू कैन से दोज ज्योमेट्री, और यू कैन से कंस्ट्रक्शंस, construction which cannot be drawn, which cannot be drawn, which cannot be drawn on a plane, on a plane, are called are called are called solid shapes, solid shapes। इसका मीनिंग क्या हो गया?
इसका मीनिंग बहुत ही इजी है कि अगर मुझे कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो, या कोई सर्कल ड्रॉ करना हो, या कोई स्क्वायर ड्रॉ करना हो, या कोई लेट्स से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना हो, वो सभी फिगर जो है मैं अपने नोटबुक में बहुत इजीली ड्रॉ कर सकता हूं, बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकता हूं, जो कि पूरा का पूरा उसी पर आ जाएगा। बट लेट्स से मैंने इस बॉटल को लिया है, क्या ये बॉटल पूरी तरह से एक प्लेन पर ड्रॉ किया जा सकता है? एक कागज पे, एक नोटबुक पे ड्रॉ किया जा सकता है? तो नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। बात है समझ में, क्योंकि ये सॉलिड फिगर है। इसका अगर मैं ये वाला हिस्सा नीचे रखता हूं तो ये वाला हिस्सा जो है मेरे नोटबुक के ऊपर आ जा रहा होगा, राइट? तो इसका मतलब ये तीसरा डायमेंशन यूज कर रहा है। मेरे नोटबुक में एक लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा। इस तरह का नोटबुक होता है, नोटबुक। तो एक लेंथ वाला हिस्सा है, दूसरा ब्रेथ वाला हिस्सा है। इसमें हाइट तो होता नहीं है, तो हाइट वाला हिस्सा जो है वो मेरे नोटबुक में नहीं आ पा रहा होगा, ठीक है? तो इसको 3D शेप बोलते हैं, क्योंकि ये तीसरा डायमेंशन भी ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड दैट डायमेंशन इज ट्रीटेड एज हाइट। आया समझ में? बोलिए भाई। यस सर। तो ये कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो क्या हम कह सकते हैं कि वैसे कंस्ट्रक्शन जो है 2D प्लेन फिगर में या प्लेनर ज्योमेट्री में क्या करते हैं, पूरी तरह से ऑक्युपाई नहीं कर पाते हैं। दैट मींस वी कैन नॉट ड्रॉ दोज फिगर्स इन अ पर्टिकुलर प्लेन। तो इस तरह के शेप को या फिगर्स को मैं क्या बोलूंगा? 3D शेप बोलूंगा या सॉलिड शेप बोलूंगा, सॉलिड शेप्स बोलूंगा, ठीक है? जैसे मैं एज फॉर एग्जांपल्स में मैं ले लेता हूं, एज फॉर एग्जांपल रूबिक क्यूब। रूबिक क्यूब्स जो होते हैं वो आपके वो नहीं आएंगे। आपका जो ग्लास होगा दैट कैन नॉट बी ड्रॉन इन अ प्लेन पेपर, ठीक है? आप जो बर्थडे कैप लगाते हो, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप जो होता है वो कोनिक से, ये कोन टाइप का होता है बर्थडे कैप, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब ऐसे फिगर्स हैं जिसको आप, मतलब मैंने एकदम जो वैसा एग्जांपल लिया है जो आप डेली लाइफ में देखते हो, डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है? तो इस तरह के जो शेप है, इन शेप्स को मैं किसी प्लेन पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, ठीक है? तो अब देखिए मैं क्या क्या आपको बताने जा रहा हूं यहां पर। लेट्स से मैंने एक क्यूबॉइड लिया सबसे पहले। लेट्स से आई विल ड्रॉ अ क्यूबॉइड हियर। आपके एनसीईआरटी में बहुत शानदार तरीके से दिया हुआ है। एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे, मैं आपसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? तो एवरीवन गो एंड रीड योर एनसीईआरटी बुक। आई विल पुट द एनसीईआरटी बुक ऑन योर ग्रुप, ठीक है? सो आपके पास ये भी नहीं बोलने को रहेगा कि सर मेरे पास नहीं है। ये इस तरह का आप एक मैच बॉक्स देख सकते हो, जो आपका माचिस का जो बॉक्स होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। आप देखिए ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसको आप वर्टेक्स बोलते हो, ठीक है? इसको आप क्या बोलते हो? दीज कॉर्नर पॉइंट्स आर वर्टेक्स। ये क्या होता है? वर्टेक्स होता है। दिस विल बी अ वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये वाला जो लाइन है, यानी कि आप जो कॉर्नर्स देखते हो, कॉर्नर्स का जो एज देखते हो, ये क्या है? एज है। ये क्या है? एज है, किनारा। वही देखिए हमने आपको इस फिगर में दिखाया भी है कि ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? ये वर्टेक्स हुआ। ये क्या हो जाएगा? ये एज हो गया। और ये जो
आपको ऊपर, जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में 4 वर्टिकल वॉल्स होंगे, एक ऊपर वाला वॉल्स होगा, ठीक है, जो टॉप होगा, और एक बॉटम होगा, वो सभी एक फेस की तरह दिखेंगे। तो वॉल्स का वो जो प्लेनर ज्योमेट्री है, वॉल्स जो जो वॉल्स आपको दिख रहे हैं, दीज वॉल्स आर ट्रीटेड एज फेस। तो अगर मैं इसको क्या करता हूं, इसके फेस को मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वॉल के फेस को क्या कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा इस साइड जो मुझे लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, राइट साइड में मुझे जो वॉल्स मिला हुआ है, मैं इस वॉल को देख रहा हूं। देखिए ये जो वॉल है मेरा, देखिए ये क्या होगा, ये मेरा वॉल होगा। ये जो भी वॉल है, इस वॉल को फेस बोले, यानी कि इस तरह के जो आपको सरफेसेस मिलेंगे उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप फेस बोलोगे। सो इस साइड का राइट साइड वाला जो पार्ट है आपका, वो फेस कहलाएगा। उसी तरह लेफ्ट साइड वाला भी फेस कहलाएगा। मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया। जितने भी इस तरह के आपको वर्टिकल वॉल्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वॉल्स दिख रहा होगा या टॉप एंड बॉटम दिख रहा होगा, दीज ऑल आर नोन एज फेस। ठीक है, उसको फेस आप बोलोगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। आपसे मेरा ये रहेगा कि आप दोनों एक्सरसाइज फिर से बनाइए, जो लोग नहीं बनाए हैं। गो एंड solve these exercise 11.1 and 11.2 and 11.2. दिस इज अगेन योर होमवर्क, क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, एंड आपको रीड करके आना है, एनसीईआरटी को रीड करना है, रीड द टॉपिक, तब आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मैं भी यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन एक बार आप देखोगे ना तो बिल्कुल अलग अलग करके उसमें बताया गया है। ठीक है, मैं भी उसी तरह से लेने वाला हूं, बट आप जाइए और इसको पहले पढ़िए। रीड द टॉपिक सॉलिड शेप्स, सॉलिड शेप्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक या किसी को दूसरा बुक भी अगर कोई अवेलेबल हो, उसमें भी इसके बारे में दिया होगा, सॉलिड शेप के बारे में, वो जाके एक बार पढ़िएगा। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल, क्योंकि आज खत्म नहीं हो पाएगा, टाइम तो ओवर हो गया। ठीक है ना, तो जाइए और इतना कंप्लीट कीजिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय।